गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में हमने तत्पुरुष समास पढ़ा और तत्पुरुष समास का ही भेद कौन सा है, कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास के दो भेद थे, एक था व्याधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कितने भेद थे? दो भेद थे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद का विधान होता है और दो भेद थे जिसमें एक था व्याधिकरण तत्पुरुष समास और एक था समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास कहते हैं और ये कर्मधारय समास है, ये तत्पुरुष समास का ही भेद है। कर्मधारय समास है जो तत्पुरुष समास का ही भेद है, इसको कर्मधारय समास भी बोल सकते हैं और समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी बोल सकते हैं। समानाधिकरण अर्थात समान विभक्ति, अधिकरण का मीन्स होता है विभक्ति। तो जिस समास में समान विभक्तियाँ होती हैं, विग्रह पद में समान विभक्तियाँ होती हैं, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर है कर्मधारय समास की डेफिनेशन है, विशेषण विशेष्य युक्त कर्मधारय भवति। विशेषण और विशेष्य से युक्त कर्मधारय समास होता है। विशेषण और विशेष्य से युक्त, विशेषण विशेष्य युक्तम युक्त कर्मधारय भवति। विशेषण विशेष्य युक्त कर्मधारय भवति। विशेषण और विशेष्य से युक्त पद कर्मधारय होता है अर्थात कर्मधारय समास होता है। विशेषण जो विशेषता बताई जाती है, विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे नील कमल, नील कमल, तो ये कमल की विशेषता क्या है? कमल कैसा है? नीला। तो ये नील तो क्या हो गया? ये तो विशेषण और कमल विशेष्य। नील कमल, कमल कमल की विशेषता है नीला कमल, तो कमल तो क्या हो गया? विशेष्य और नील विशेषण। तो विशेषण और विशेष्य से युक्त कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास की डेफिनेशन क्या है? विशेषण विशेष्य से युक्त कर्मधारय समास है भवति। अर्थात यदा तत्पुरुष समास से द्वयोपदयो एक विभक्ति, अर्थात मतलब जब मैंने बताया आपको समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, अर्थात तत्पुरुष समास में दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। तत्पुरुष समास में दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, तब कौन सा समास होता है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। इस समास में साधारणतया विशेषण पहले पद में आएगा और उत्तर पद में। जैसे ये दो पद हैं नील और कमल, तो विशेषण हमेशा पहले पद में आता है। ये पहले है नील और कमल, ये विशेष से बाद वाले उत्तर पद में। ये है प्रथम पद और ये है उत्तर पद। तो इस समास में हमेशा विशेषण पूर्व पद में आएगा, प्रथम पद में आएगा, और विशेष से उत्तर पद में अर्थात बाद वाले पद में आएगा। इस समास से युक्त अधिकतर एग्जाम्पल नपुंसक लिंग में होते हैं। इस समास से युक्त अधिकतर एग्जाम्पल नपुंसक लिंग में होते हैं। और इस समास के कुछ भेद हैं, जैसे विशेष्य विशेषण पूर्व कर्मधारय, विशेषण विशेष्य, एक होता है विशेषण और विशेष्य, और एक होता है उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय, इसमें यही है जैसे विशेषण जिसकी विशेषता जिसकी उपमा दी जाती है वो हो गया उपमान, और जिसको जैसे नीला कमल, तो नीला कमल को जैसे पुरुष व्याघ्र है, तो व्याघ्र की तरह पुरुष को किसकी? व्याघ्र की उपमा दी जा रही है, तो पुरुष तो क्या हो गया? उपमेय, और व्याघ्र क्या हो गया? उपमान। जैसे पुरुष सिंह है तो पुरुष उपमेय है, और पुरुष को किसकी उपमा दी जा रही है? सिंह की, शेर की, तो ये उपमान क्या हो गया? शेर। और ऐसे ही मतलब जो विशेषता बताई जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है, इनका दोनों का संबंध यही है, विशेषण उपमान और विशेष्य उपमेय। ऐसे ही है
तो इसमें अपन पहला भेद पढ़ेंगे विशेषण विशेष्य कर्मधारय। विशेष्य विशेषण कर्मधारय। कर्मधारय समास का फर्स्ट पार्ट है विशेषण विशेष्य कर्मधारय। ठीक है, इसमें जैसे पहले पद में विशेषण आएगा और बाद वाले पद में विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कर्मधारय समास होता है। जैसे पीताम्बरम, पीताम्बरम, पीले वस्त्र, पीत, पीतम पीला और अंबरम वस्त्र। अंबर का मीन्स क्या होता है? वस्त्र। तो पीताम्बर, पीतम अंबरम इति, पीले वस्त्र। जैसे ये पीताम्बर अगर पीताम्बर ऐसे लिखा हुआ आ जाए, नपुंसक लिंग में नहीं लिखकर पीताम्बर ऐसे लिखा हुआ आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। पीले वस्त्र हैं जिसके, इसका विग्रह भी कैसे करेंगे? पीतम अंबरम यस्य स, पीतम अंबरम यस्य स, पीले वस्त्र हैं जिसके, वह कौन है? अर्थात कृष्ण या विष्णु। विष्णु भगवान के लिए पर्टिकुलर या कृष्ण के लिए आया है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक अर्थ में, अन्य अर्थ में आए तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। और जैसे पीले वस्त्रों की विशेषता बताई जाए तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। पीताम्बरम, पीतम अंबरम इति, पीतम चैतत अंबरम। इसका विग्रह ऐसे भी हो सकता है। पीतम, ये अंबर शब्द नपुंसक लिंग का है, इसलिए पहले वाला वर्ड भी कैसे आएगा? नपुंसक लिंग में ही आएगा। पीतम चैतत अंबरम, इसका विग्रह ऐसे भी कर सकते हैं। ये विग्रह भी सही है और ये भी सही है। पीतम अंबरम इति, पीतम चैतत अंबरम। ठीक है, इसके बाद में जैसे है सुंदर बालक, सुंदर बालक, सुंदर बालक। तो इसमें बालक की क्या विशेषता है? सुंदर। बालक कैसा है? सुंदर। तो ये तो क्या हो गया है? विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहे हैं? बालक की। सुंदर कौन है? बालक है, तो बालक की विशेषता बता रही हैं, तो ये तो क्या हो गया? विशेषण। और ये विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य युक्त पद क्या होता है? कर्मधारय समास का होता है। इसका विग्रह कैसे करेंगे? सुंदर है, बालक शब्द पुल्लिंग का है, तो इसका विग्रह भी पुल्लिंग की तरह हो जाएगा। सुंदर है, बालक है इति, सुंदर है चाहे असौ बालक है भी कर सकते हैं। सुंदर है चाहे असौ बालक, सुंदर है यह बालक, वह बालक सुंदर है। असौ का अर्थ भी वह होता है। सुंदर है चाहे असौ बालक है, ऐसे भी इसका विग्रह कर सकते हैं और ये ऊपर वाला भी इसका विग्रह कर सकते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है महापुरुष है, तो महान चाहे असौ पुरुष है या महान पुरुष है इति, महापुरुष है। पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि पुरुष कैसा है? महान है, महान पुरुष है। तो इसमें विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाएगी, विशेषण और विशेष्य युक्त पद कर्मधारय समास में होता है। तो पुरुष की विशेषता है महान, तो विशेषण पहले आ जाएगा महान पुरुष है इति, या महान चाहे असौ पुरुष भी कर सकते हैं। ठीक है, महान चाहे असौ पुरुष भी कर सकते हैं। जैसे महाराज है, महाराज है तो महान, राजा इति, राजा में राजन शब्द है और राजन शब्द का प्रथमा एक वचन राजा आता है इति, या महान चाहे असौ राजा। ठीक है,
जैसे श्वेत वस्त्रम, श्वेत वस्त्रम, श्वेत वस्त्रम। तो श्वेत वस्त्रम, वस्त्र नपुंसक लिंग का वर्ड है तो श्वेतम, श्वेतम। चाहे तत् वस्त्रम भी कर सकते हैं, तत् वस्त्रम, या फिर श्वेतम वस्त्रम इति भी कर सकते हैं। वस्त्रम इति भी इसका विग्रह कर सकते हैं। ठीक है। सफ़ेद वस्त्र, वस्त्रों की विशेषता क्या है? सफ़ेद है। इसके बाद में है जैसे कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, काला सांप, कृष्ण सर्प, काला सांप। तो कृष्ण है, च असौ सर्प है, वह काला सांप है, वह क्या है? काला सांप है, सर्प है। कृष्ण, कृष्ण है, सर्प इति भी कर सकते हैं, सॉरी, कृष्ण सर्प इति भी इसका विग्रह कर सकते हैं। दोनों तरीके से विग्रह कर सकते हैं। ठीक है। जैसे वीर पुरुष है, वीर है पुरुष है इति, वीर पुरुष है, पुरुष की विशेषता क्या है? वीर है पुरुष, तो वीर है पुरुष है इति, या वीर है चाहे असौ पुरुष है, कैसे भी इसका विग्रह कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में है कर्मधारय समास का ये तो है विशेषण विशेष से पूर्व कर्मधारय, विशेष से विशेषण से युक्त कर्मधारय, और इसका अगला भेद क्या है? उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। मतलब पहले क्या बताई जाएगी? उपमा, पहले क्या बताई जाएगी? मतलब जिसकी उपमा दे रहे हैं, उपमान। सेकंड भेद है ये पूर्व पद, पहले वाले पद में क्या आएगा? उपमान। जैसे इसमें पहले वाले पद में विशेषण था और इसमें उपमान। कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। जैसे इसका एग्जाम्पल है घन श्याम है, तो घन का मीन्स क्या होता है? बादल। घन शब्द का अर्थ क्या है? बादल। और श्याम का मीन्स होता है काला, बादल की तरह है काला, घन बादल की तरह है काला। तो विशेषता क्या है? बादल की तरह। तो पहला पद क्या आ जाएगा? घन इव श्याम है, बादल की तरह काला, इसका विग्रह ऐसे कर देंगे। ठीक है। आगे इति शब्द भी लिख सकते हैं, घन इव श्याम इति, इस प्रकार। ठीक है। ऐसे ही है जैसे चंद्रमुखम, चंद्रमा के समान मुख। मुख की विशेषता क्या है? किसकी उपमा दी जा रही है मुख को? उपमान। जिसकी उपमा दी जाती है, तो मुख को किसकी उपमा दी जा रही है? चंद्रमा की। तो चंद्र है, इव मुखम इति। ठीक है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कुसुम कोमलम, फूल की तरह कोमल, कुसुम कोमलम, फूल की तरह कोमल। तो कुसुमम, फूल नपुंसक लिंग का शब्द है, कुसुमम इव कोमलम इति, क्या हो जाएगा इसका विग्रह? कोमलम इति, फूल की तरह कोमल। क्या उपमा दी गई है? फूल की तरह कोमल। इसके बाद में है जैसे शैलोन्नत, शैलोन्नत। यहाँ पर
संधि है सेल प्लस उन्नत, कौन संधि है इसमें? चट्टान की तरह उठा हुआ सेल उन्नत, चट्टान की तरह उठा हुआ सेल का मीन्स होता है चट्टान। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? सेल इव उन्नत इति, उन्नत इति, इस प्रकार इसका विग्रह कर देंगे। क्योंकि इस पहले जिसकी उपमा दी जा रही है वो वर्ड पहले आ रहा है, इसलिए इसको उपमान पूर्व पद कर्मधारय, कर्मधारय समास में वही है, विशेष्य और विशेषण होता है। लेकिन विशेष्य जिसकी उपमा, जिसको उपमा दी जाती है, तो इसमें जैसे श्याम बादल की तरह काला, और इसमें चंद्रमा के समान मुख है, तो मुख को किसकी उपमा दी जा रही है? चंद्र की। तो ये क्या हो गया? उपमान। पहले जिसकी उपमा दी जा रही है वो वर्ड पहले आ रहा है इसमें। अगला है जैसे चंद्र मनोहर है, चंद्रमा के समान मनोहर, चंद्रमा के समान मन को हरने वाला चंद्र। अगला है चंद्र मनोहर है, चंद्रमा के समान मनोहर या चंद्रमा के समान मन को अच्छे लगने वाला। तो चंद्र इव मनोहर है, इति भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। छोड़, चंद्र मनोहर है, चंद्र है इव मनोहर है, ठीक है। ऐसे ही जैसे दुग्ध ध्वलम, दुग्ध ध्वलम, दूध के समान सफेद, दुग्ध ध्वलम दूध के समान सफेद। तो दुग्धम इव ध्वलम, ठीक है। अगर ऐसे भी अपने सामने आ जाए तो इस इव को हटाना है और दुग्ध ध्वलम करना है। संयुक्त पद पूछे तो भी दुग्ध, जैसे चंद्र इव मनोहर है तो चंद्र मनोहर है, ये विभक्ति प्रथमा विभक्ति है इनमें, तो ये हटा देनी है विसर्ग और चंद्र मनोहर है कर देना है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है वज्र कठोरम, वज्र कठोरम, वज्र के समान कठोर, वज्र कठोरम वज्र के समान कठोर। तो वज्र वज्रम इव कठोर, वज्र इव कठोर, ठीक है। इसके बाद में कर्मधारय समास का अगला भेद है उपमान उत्तर पद कर्मधारय। कर्मधारय समास का थर्ड भेद कौन सा है? उपमान उत्तर पद। इसमें तो ये तो क्या था, जो उपमा बताई जा रही थी, जो विशेषता बताई जा रही थी वो पूर्व पद में थी, और अब जो विशेषता बताई जाएगी वो उत्तर पद, बाद वाले पद में आएगी। उपमान उत्तर पद या उपमेय पूर्व पद, उपमेय पूर्व पद कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। इसमें जो विशेषता बताई जाती है वो किस में आएगी? बाद में। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कैसे आएगा? वो पहले आएगा वो पद। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो पद बाद में, मतलब जो विशेषता बताई जाती है, जिस मनुष्य की या जिस भी वस्तु की संज्ञा सर्वनाम, जिसकी भी जो विशेषता बताई जाती है वो बाद में, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो पहले आएगा। उपमेय जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान जो उपमा दी जाती है, जो विशेषता बताई जाती है, ठीक है। जैसे पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र, जैसे पहले वाले में था घनश्याम है बादल की तरह काला, और पुरुष किसके समान है? व्याघ्र के समान। तो पुरुष, इसमें पूर्व पद व्याघ्र उपमा दी गई है, ये बाद में आ रहा है, तो उपमान उत्तर पद पुरुष को किसकी उपमा दी गई है? व्याघ्र की, तो ये बाद में आया है, इसलिए उपमान उत्तर पद या पुरुष की उपमा दी तो उपमेय पूर्व पद। अरे जिसको उपमा दी जाती है वो उपमेय, और जो उपमा दी जाती है वो उपमान।
तो पुरुष व्याघ्र किसकी तरह है? पुरुष, पुरुष इव व्याघ्र। ठीक है, ऐसे इसका कर सकते हैं। और पुरुष, पुरुष है व्याघ्र, दोनों में प्रथमा विभक्ति है, इव शब्द को हटा देंगे और पुरुष व्याघ्र संयुक्त पद भी कर सकते हैं। इसके बाद में है जैसे पुरुष सिंह है, पुरुष सिंह है, पुरुष है इव सिंह है। ठीक है, इस प्रकार इसका विग्रह कर सकते हैं। जैसे अगला है मुख कमलम, मुख कमलम, मुख को कमल के समान बताया गया है। मुख किसके समान है? कमल के समान। तो मुखम इव कमलम, मुखम इव कमलम। जैसे ये इव शब्द, जैसे मुखम कमलम इव, ऐसे भी लिख सकते हैं। पुरुष सिंह इव, पुरुष शेर की तरह पुरुष, पुरुष ये इव शब्द बाद में भी लिख सकते हैं और इव शब्द को पहले भी बीच में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कर किसले, कर किसले, किसले शब्द का अर्थ होता है जैसे कोपल, अंकुर, कर किसले। तो कर है, हाथ किसके समान है? किसले के समान है, कोपल के समान है, किसले, किसलयम नपुंसकलिंग का वर्ड है, और एव। ठीक है, इस प्रकार इसका विग्रह कर सकते हैं। अगला कर्मधारय समास का अगला भेद है अवधारणा पूर्व कर्मधारय समास। अगला भेद कौन सा है कर्मधारय समास का? अवधारणा। अवधारणा शब्द का जैसे एक तरीके से अर्थ ले दो सुविचार। अवधारणा पूर्व कर्मधारय समास। अवधारणा पूर्व पद, कर्मधारय। अवधारणा से मतलब है सुविचार। जैसे विद्या ही धन है, गुरु गुरुदेव, तपोधनम, कन्याधनम, जैसे कोई भी सुविचार, तो उसके विग्रह में पहले एव शब्द जोड़ा जाएगा। विग्रह में एव शब्द, विग्रह के मध्य में एव शब्द जोड़ा जाएगा। जैसे विद्याधनम, विद्या धनम, विद्या ही क्या है? धन है, विद्या ही धन है। जैसे विद्याधनम, इसका हिंदी अर्थ है विद्या ही धन है। तो ही के लिए वैसे भी संस्कृत में एव शब्द का प्रयोग किया जाता है। एव शब्द का हिंदी अर्थ ही होता है। तो विद्या एव धनम। और आपको जैसे विग्रह पद में एव शब्द दिखाई दे तो वहाँ पे आप समझ जाना कि ये अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास है। जैसे विद्या एव धनम, इसके बाद में है गुरुदेव है, गुरुदेव है। गुरु को किसके समान बताया गया है? देवता के समान। तो गुरु, गुरु ही क्या है? देवता, देव है। तो गुरु एव देव है, गुरु ही देवता है। तपोधन है, धनम, तपस्या ही क्या है? धनम। तप है एव धनम, तपस्या ही धन है। ये ऐसे सुविचार आप वैसे भी पढ़ते हो। कन्याधनम, कन्या ही क्या है? धन है, कन्या एव धनम। इस प्रकार इसका विग्रह कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर अपना ये कर्मधारय समास कंप्लीट होता है। इसके बाद में है कर्मधारय समास से पूर्व। जैसे कर्मधारय समास में किसी भी उदाहरण से पूर्व अगर पहला पद क्या है संख्यावाची, तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, जो ये कर्मधारय समास का ही पार्ट है। द्विगु समास है जो किसका पार्ट है? कर्मधारय समास का पार्ट है। जैसे किसी भी शब्द से पहले, किसी भी पद से पहले अगर संख्या आ जाती है, संख्यावाची शब्द आ जाता है, किसी संज्ञा से पहले संख्यावाची शब्द आता है, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्विगु समास। द्विगु समास, ये कर्मधारय का ही भेद है। द्विगु समास भी, इसमें इसकी डेफिनेशन है संख्या पूर्वो द्विगु। पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची, संख्या पूर्वो द्विगु। मतलब किसी भी शब्द से पहले संख्या आए तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? द्विगु समास। यह समास प्राय समूह अर्थ में होता है, समूह अर्थ में होता है। द्विगु समास के उदाहरण अधिकतर किस में होते हैं? समूह अर्थ में। और इस समास में सामान्यतः, इस समास से युक्त पद सामान्यतः नपुंसकलिंग एक वचन या स्त्रीलिंग एक वचन में होते हैं। द्विगु समास से युक्त पद हमेशा नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग एक वचन में होते हैं। जैसे सप्तदिनम, सप्तदिनम, तो दिन शब्द से पहले क्या है? संख्यावाची शब्द है। और इस समास का विग्रह, एक मिनट, इस समास का विग्रह हमेशा षष्ठी विभक्ति में होता है। इस समास का विग्रह हमेशा षष्ठी विभक्ति में होता है। तो यहाँ पे दिन शब्द है और दिन शब्द से पहले क्या है? संख्या है सप्त। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? मैंने बताया है इसका विग्रह हमेशा षष्ठी विभक्ति में होता है। तो सप्तानाम, सप्तानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बहुवचन है। 7 दिन बहुवचन वर्ड है, तो इसमें बहुवचन आएगा, षष्ठी बहुवचन। जैसे रामानाम वैसे सप्तानाम। दीनानाम समूह अर्थ में है तो समाहार है, समाहार है। इति 7 दिनों का समूह है सप्तदिनम। सप्तदिनम शब्द का अर्थ क्या है? 7 दिनों का समाहार, समूह है। अगला है त्रिभुवनम। तीन भवनों का समूह है त्रिभुवनम, 3 भवनों का समूह है। त्रयाणाम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है। 3 भवनों का समूह है। अगला है जैसे पंचपात्रम। पांच पात्रों का समूह है। पंचपात्रम शब्द का अर्थ क्या है? 5 पात्रों का समूह है। विग्रह कैसे करेंगे? वो षष्ठी विभक्ति में। पंचानाम पात्राणाम समाहार है। इति, ठीक है। अगर अपने सामने ये विग्रह पद भी लिखा हुआ आ जाए, जैसे पंचानाम पात्राणाम समाहार है, तो समाहार अर्थ में हमेशा द्विगु समास होता है। और कितने, जैसे पात्र शब्द से पहले संख्यावाची शब्द है तो पंचपात्रम कर सकते हो इसका समस्त पद। इसके बाद में है जैसे सप्तऋषि। सप्त ऋषि, सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह है। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह है। तो सप्तानाम ऋषिनाम ऋषिनाम समाहार है। ठीक है। ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल हैं, जैसे चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहार है। इति, चतुर्युगम का समास विग्रह क्या होगा?
चतुर्णाम युगानाम समाहारे इति, जैसे सप्ताह है, 7 दिनों का समूह है, तो सप्ताह नाम अहना नाम समाहारे इति, सप्ताह नाम अहना नाम, अहन का मीन्स होता है दिन, सप्ताह नाम अहना नाम समाहारे इति। ऐसे ही जैसे स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे पंचवटी, मैंने आपको बताया कि इसमें इससे युक्त पद या तो नपुंसकलिंग एक वचन में होता है या फिर स्त्रीलिंग एक वचन में होता है। ये थे नपुंसकलिंग के वर्ड और इसके बाद में है स्त्रीलिंग के वर्ड, जैसे पंचवटी। इसका विग्रह कैसे करेंगे? पंचवटी शब्द से पहले पंच संख्यावाची शब्द है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास है, ये कन्फर्म है। इसका विग्रह कैसे करेंगे? षष्ठी विभक्ति में करना है। पंचानाम वटानाम समाहारे इति, ठीक है। ऐसे ही अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाले अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं, अष्टाध्यायी। इसका विग्रह कैसे करेंगे? अष्टानाम अध्यायानाम समाहारे इति, ठीक है। ऐसे ही जैसे अगला वर्ड है शताब्दी, 100 वर्षों का समूह है। शताब्दी किसको बोलते हैं? 100 वर्षों का समूह है। तो अब्द का मीन्स होता है, अब्द शब्द का हिंदी अर्थ वर्ष होता है। शतस्य अब्दा नाम समाहार, ठीक है। यहाँ पर 100 वर्ष, 100 बहुत से 100 के लिए नहीं है, एक ही 100 के लिए आया है, तो शतस्य, षष्ठी एक वचन है। शतस्य अब्दा नाम समाहार इति, 100 वर्षों का समूह है। जैसे त्रिफला, त्रयाणाम फलानाम समाहार इति, त्रयाणाम फलानाम समाहार इति। इस प्रकार त्रिफला फल शब्द से पहले त्रि संख्यावाची शब्द है, इसलिए इसका विग्रह त्रयाणाम फलानाम समाहार इस प्रकार हो जाएगा। जैसे चतुष्पदी, चतुर्नाम पदानाम, 4 पदों का समूह है। चतुष्पदी 4 पदों का समूह है। चतुर्नाम पदानाम समाहार। ऐसे ही पंचकुमारी, तो पंचानाम कुमारी नाम समाहार है। कुमारी शब्द से पहले संख्यावाची शब्द है। पंचानाम कुमारीणाम समाहार इति, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे अपना द्विगु समास कंप्लीट होता है, अर्थात तत्पुरुष समास के भेद कंप्लीट होते हैं। अगर इस समास में और अन्य शब्द भी आपको नहीं समझ में आए हो, आपकी बुक में आपको मिले हैं या और कहीं से सुनने में आए हैं, तो वो आप मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, और जो भी कोई प्रॉब्लम है वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। धन्यवाद।